वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस, जो कि आपके फा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जेके एसएसबी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको ट्रैप कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। An object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion unless acted upon by an unbalanced force. Acceleration is always in the direction of velocity. आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा है, ये याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं, इसका जो सही स्टेटमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जब तक ना उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है। ठीक है, तो इस लॉ को और क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, तो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है, मोशन में रहेगा, विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। बाकी के ऑप्शंस की बात की जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सो ये गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी लॉज भी आपको याद ही रखने हैं। तीसरा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इनकरेक्ट है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ना कि वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ है इनर्शिया पर बेस्ड, ये आपको याद रखना है। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ कहता है किसी भी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डिटेल में इस PDF में आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट मास एंड वेट। मास एंड वेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपके पास, मास चेंजेस विद लोकेशन बट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। वेट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया वाइल मास इज ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर बट वेट चेंजेस विद ग्रेविटी। बोथ मास एंड वेट आर द सेम क्वांटिटी। तो देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो है कि मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर लेकिन वेट ग्रेविटी के साथ साथ चेंज होता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्कस करते हैं सभी चीज़ों को यहाँ पर। पहले है, मास चेंज करता है लोकेशन के साथ बट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। पहला ये आपको ऐसे कह रहे हैं। तो देखिए, मास चेंज करता है लोकेशन के साथ बट वेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका कंप्लीटली रिवर्स होता है, मास कांस्टेंट रहता है जबकि वेट जो है वो चेंज होता है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं, वेट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया वाइल मास इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी गलत है। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये भी अपोजिट है। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड वेट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी गलत हो गया। डी है, बोथ मास एंड वेट आर द सेम क्वांटिटी। तो देखिए, मास एंड वेट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मास फंडामेंटल होता है, वेट इज़ डेराइव्ड। सो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सो हमारे पास सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। इट इज़ द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इन अ सर्किट, its SI unit is volt, it is a rate of flow of electric charge, it flows from negative to positive terminal in a cell। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो यहाँ पर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी। चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इन अ सर्किट। देखिए, सॉलिड कंडक्टर्स में जैसे कि वायर्स जो होती हैं, करंट
इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, ना कि प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, प्रोटॉन्स नहीं आएगा। प्रोटॉन्स फिक्स होते हैं न्यूक्लियस में। इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, ठीक है, ये याद रखना है, ना कि वोल्ट है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है। इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इन अ सेल। तो चौथा कह रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कन्वेंशनल करंट में, विच इज़ यूज्ड इन मोस्ट टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जाम्स। ये फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल। इनर सेल नहीं है, आउटसाइड द सेल है, एंड दैट टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट स्टेटमेंट बताइए। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन वॉट। तो आपने बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ जो आपके पास सेकंड है वो कह रहे हैं कि वोल्टेज इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका वोल्ट नहीं होता है, इसका वाट होता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा है एनर्जी इज़ मेजर्ड इन एम्पियर। एनर्जी इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, ये गलत है। एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में, ठीक है, या किलोवाट आवर में। रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर्ड इन वाट, तो ये भी गलत है। रेजिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन ओम, ठीक है, तो वाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पर ये तीनों गलत है। करेक्ट है हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में आपने बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्पीड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज स्केलर। वेलोसिटी इज स्पीड, velocity is speed in a given direction and both have same SI unit but different dimensions. Average speed can never be zero. तो आपके पास ये बोला गया है, इसमें से आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही स्पीड होती है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए कह रहे हैं कि स्पीड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज स्केलर। तो देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर अपोजिट है, तो ए नहीं होगा। सी कह रहे हैं बोथ हैव सेम एसआई यूनिट बट डिफरेंट डायमेंशंस। तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत है आपके सामने, क्योंकि बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम एसआई यूनिट एंड हैव सेम डायमेंशंस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर डायमेंशंस भी बिल्कुल सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है एवरेज स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। तो एवरेज स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। अगर एवरेज स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो गलत है। एवरेज स्पीड कैन भी ज़ीरो, एवरेज स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है एट ऑल, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ज़ीरो, तब जाके ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक इजी ट्रिक बताती हूँ याद रखने के लिए आपको। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये भी आपको याद रखना है। सो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट शोज ओनली द रिएक्टेंट्स। कोएफिशिएंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट फ्लोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन का करेक्ट ऑप्शन यही है। पहला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स। देखिए ये डिस्क्राइब कर रहा है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ना कि बैलेंस्ड वन, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं इट शोज ओनली द रिएक्टेंट्स। केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों शो करती है, ये भी गलत हो जाएगा। कोएफिशिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग, ये गलत है। कोएफिशिएंट यानी कि नंबर्स प्लेस्ड बिफोर फार्मूला, ये एसेंशियल होते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बता दो अबाउट मेटल्स। मेटल्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए, दे आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स वाइल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करें तो ये मेलिएबल होते हैं, विच मीन्स कि दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। डक्टाइल होते हैं यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन। दे आर ऑल्सो लस्ट्रियस यानी कि शाइनी होते हैं, सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन स्ट्रक एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जनरली ऐसा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दे आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, पुअर नहीं होते हैं। सो यहाँ पर पहला जो है वो गलत हो जाएगा, एंड दे आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स तो गलत है यहाँ पे। सो दे आर नॉन ब्रिटल, ठीक है, एक्सेप्ट जिंक, राइट। तीसरा है दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन। तो देखिए, मेटल यूजुअली बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड डी हमारे पास है दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर ये भी गलत है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ऑल नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज बेसिक। इसका जो करेक्ट है वो है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, जैसे HCl और H2SO4। अब ये कह रहे हैं ऑल नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये पहला जो है नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर होते हैं। फिर ये कह रहे हैं ऑल मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी फॉल्स है। ओनली ब्रोमाइन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। मोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉलिड, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फेरस, या फिर गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और चौथा कह रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज बेसिक। देखिए, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बट सम आर एम्फोटरिक ऑल्सो, तो विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिक। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस। In combination reaction, two or more substance form a single product. In decomposition reaction always requires light. Double displacement reaction do not form precipitates, and all redox reactions are endothermic. इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि मैंगनीज और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैंगनीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर लाइट, ये इनकरेक्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर लाइट, ठीक है। दिस रिक्वायर्स हीट नॉट लाइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, ये भी गलत है। मैनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट्स, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। फिर है ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ये गलत है। रिडॉक्स रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती हैं। मैनी कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन हीट भी रिलीज करती हैं। कंबशन रिएक्शंस रिडॉक्स और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सो ए विल बी द करेक्ट, बाकी जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि नॉन मेटल्स के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है दे आर सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं? सोनोरस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, नॉन मेटल्स की नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर आर सोनोरस। सो ए तो गलत हो जाएगा। दे फॉर्म्स कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारे पास गलत है। नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल, तो ये एनाइंस बनाते हैं ना कि कैटायंस। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली। चौथा है दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की है, तो प्रॉपर्टीज़ भी आपने अच्छे से पढ़नी है। नॉन मेटल जनरली ब्रिटल होते हैं, मैलिएबल
दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सो ये भी प्रॉपर्टी किसकी हुई, मेटल की, तो ये भी गलत है। यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज, बायोमास इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वेंशनल बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, देखिए कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन कन्वेंशनल कह रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल नहीं होता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव बीन यूज ट्रेडिशनली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल सिंस दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये बिल्कुल सही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि जो सोलर और विंड एनर्जी है ये नेचुरली रेप्लेनिश्ड होते हैं एंड कैन बी यूज रिपीटेडली विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, तो इनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गए। तीसरा है बायोमास इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये इनकरेक्ट है। बायोमास को भी हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं बिकॉज ये प्लांट और एनिमल से वेस्ट से निकाला जाता है, जैसे कि काउ डंग हो गया, क्रॉप रेजिड्यू हो गया, वुड वेस्ट हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वेंशनल बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक रिन्यूएबल सोर्स है बिकॉज इट यूजेस फ्लोइंग वाटर विच इज़ कंटिन्यूसली रेप्लेनिश्ड थ्रू वाटर साइकिल, तो ये एक नॉन रिन्यूएबल नहीं आएगा, ये रिन्यूएबल आएगा, सो ये भी गलत है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस हो रहा है, बताइए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर इको फ्रेंडली एंड अनलिमिटेड, they include fossil fuels like coal, oil and natural gas, they do not cause pollution, they are only source solar and wind based। तो इसमें से बताइए आप करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहे हैं, तो पहला यहाँ पे कह रहे हैं दे आर इको फ्रेंडली एंड अनलिमिटेड। देखिए मोस्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड होती हैं क्वांटिटी में और वो पल्यूट करती है नेचर को। फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस जैसे कि एयर पोल्यूशन और ग्लोबल गैस वगैरह, तो ए स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है कि इसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे पास सही है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा है दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, तो ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक वगैरह निकलेगा। दे आर ओनली सोलर एंड विंड बेस्ड, तो ऐसा नहीं है, solar and wind based are non-conventional and renewable sources of energy, not conventional, so B will be the correct। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, CO2 ऑन वाटर, इट अकर्स ओनली इन फंजाई, इट डज नॉट रिक्वायर क्लोरोफिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहले देखिए, पहला कह रहे हैं एनिमल प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये इनकरेक्ट है। एनिमल कहाँ से अपना प्रिपेयर करते हैं खुद फूड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद से सनलाइट, CO2 और वाटर को यूज़ करके, ये तो हमें पता है। तीसरा कह रहे हैं इट अकर्स ओनली इन फंजाई, तो ये गलत है, फंजाई आर जनरली हेटेरोट्रॉपिक एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये भी गलत है हमारे पास। इट डज नॉट रिक्वायर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, सो ये भी गलत है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, बताइए रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, इट रिलीजेज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड, इट टेक्स प्लेस ओनली इन लंग्स एंड प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है इट रिलीजेज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड। फिर कह रहे हैं इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, ये गलत है, रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूसली अकर होती है चाहे डे हो चाहे नाइट हो, इन ऑल लिविंग सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी हम हर समय चाहिए होती है, सो रेस्पिरेशन कभी भी रुकती नहीं है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड स्पेशली ग्लूकोज ब्रोक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए हमारे पास गलत हो गया। सी है इट टेक्स
इट टेक्स प्लेस ओनली इन लंग्स कह रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। लंग्स हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में और गैस एक्सचेंज में, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के इनसाइड होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इवन प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रेस्पायर करते हैं विदाउट लंग्स, तो ये भी गलत है। प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर, ये गलत है। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं कॉन्टिन्यूसली टू ऑब्टेन एनर्जी। वो ऑक्सीजन लेते हैं, फूड ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट आर वेक्टर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, डायबिटीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ऑल डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, फॉर एग्जांपल मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा। फिर कह रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर काज्ड बाय पैथोजेंस। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और जनरली नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। ये जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, डेफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कॉजेज़ के थ्रू भी होता है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन। तीसरा है डायबिटीज़ इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। देखिए, ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑल डिजीज़ आर कॉज बाय बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है। डिजीज़ मेनली कॉज होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह से। सभी डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं बनते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विटामिन के टॉपिक से। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन्स। पहला स्टेटमेंट है विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है बेरीबेरी। विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट रिकेट्स। विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड ओनली बाय ब्लड ओनली फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल विटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है? विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है बेरीबेरी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत है। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है स्कुर्वी, SCURVY, नॉट बेरीबेरी। इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग इन गम्स, वीकनेस, पुअर वाउंड हीलिंग। बेरीबेरी कॉज होती है विटामिन डी से, विटामिन बी से, ठीक है, जिसको थियामाइन भी कहते हैं। दूसरा है विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट्स रिकेट्स। तो विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी को टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच आर नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से रिकेट्स होता है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ये गलत है। विटामिन ए हमारे लिए गुड विजन, हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी के लिए होता है। ब्लड क्लॉटिंग मेनली विटामिन के कारण से होता है। ऑल विटामिन आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी, गलत है। मोस्ट विटामिन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। बॉडी सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ विटामिन ही प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे विटामिन डी सनलाइट की मदद से। कुछ विटामिन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की वजह से भी बनते हैं, जैसे के और बी। देयरफॉर सारे विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है इकोसिस्टम के बारे में बताइए, ट्रू क्या है? ओनली प्रोड्यूसर्स आर इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन shows unidirectional flow of energy. Decomposers are not part of food web. Energy flow is cyclic in nature. तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है वो है फूड चेन शोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन शो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज करती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल। 10% का रूल इसमें लगता है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर इज। ओजोन लेयर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, इट इज़ फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। देखिए करेक्ट हमारे पास है, यह हमें यूवी रेज ऑफ द सन से बचाती है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला है कि इट इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। देखिए ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में बेनिफिशियल भी होती है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। अगर ये नहीं होगी तो यूवी रेज स्किन कैंसर, आई डैमेज और प्लांट और एनिमल को डैमेज कर सकता है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है धरती पर। ओजोन लेयर मेनली स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है, ना कि ट्रोपोस्फेयर पे। सो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कह रहे हैं इट इज़ फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर फॉर्म्स नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर थ्रू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एंड
सनलाइट. एयर पोल्यूशन कैन एक्चुअली डैमेज द ओजोन लेयर. सो यहाँ पर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है ये. करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर ओनली थ्रू जाइलम. phloem transports food while xylem transport water and minerals. Respiration in plants occurs only in leaves and transpiration decreases water absorption. इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें बी. phloem transports food while xylem transports water and मिनरल्स. तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बाकी के स्टेटमेंट देखिए. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर ओनली थ्रू जाइलम, तो ये गलत है. ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में अकर होता है दो टिश्यू से, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है. जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. तो खाली जाइलम से नहीं होता है. फिर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर ओनली इन लीव. तो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज. जाइलम जो वाटर और मिनरल को कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट. ठीक है. रेस्पिरेशन अकर होती है सभी लिविंग प्लांट्स में, जैसे कि रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में. तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर एनर्जी, नॉट ओनली इन लीव्स. तो ये गलत हो गया. ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन. ट्रांसपिरेशन एक्चुअली हेल्प्स इन द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. ये हेल्प करता है रूट को ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने से फ्रॉम द सॉइल. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है. आज का लास्ट क्वेश्चन है. करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. ऑल डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. Balanced diet helps in preventing many non-communicable disease. Air pollution does not affect respiratory system. Food chain start with the decomposers. इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है balanced diet helps in preventing many non-communicable diseases. देखिए, वैक्सीनेशन हेल्प करता है प्रिवेंट करने को मैनी कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे पोलियो, मिसल्स, हेपेटाइटिस. बट बहुत सारे डिजीज़ हम लोग वैक्सीन से नहीं हटा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर. ठीक है. तो बैलेंस डाइट से सब कुछ ठीक हो सकता है. एयर पोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये गलत है. एयर पोल्यूशन सीरियसली इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिससे अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह होती है. चौथा है फूड चेन स्टार्ट विद द डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर से फूड चेन स्टार्ट होता है, ना कि डिकम्पोजर. डिकम्पोजर एक्चुअली एंड में काम करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म. तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं. अगर आप लोग इन सभी PDFs को चाहते हैं तो ये हमारे पेड ग्रुप में मिलते हैं. 299 रुपीज़ का पेड ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको सभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स और JK PSI के लिए जितने भी आपको ये PDF यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वहाँ पे मिल जाएगा. एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा. आपने बस हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है. नंबर है 6005 625 844 6005 625 844 पे मैसेज कर दो. आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पेड ग्रुप. आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे PDFs मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे. फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट आपको पहला मिल रहा है एकदम फ्री. जाके उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी तैयारी अभी तक कर ली है, और अगर कहीं लूप होल है तो आप उसको अभी भी ठीक कर सकते हो. अभी भी टाइम है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. एंड हमारी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए. इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है. वीडियो अभी तक देखा है तो एक बार लाइक कर देना. टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना. एंड कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं. जो भी आपके रिकमेंडेशंस होते हैं उन्हीं पर मैं वीडियो बनाती हूँ. तो ठीक है. थैंक यू सो मच. स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू गाइज.